बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, रियासत मदीना से लेकर कायद आज़म तक रियासती अमूर से कारोबारी हज़रात को अलग रहने की तलकीन की गई है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि या तो कारोबारी तबका जो कि यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ सियासतदानों की एक बड़ी तादाद जो कि कारोबार में मुलव्वस हमें दिखाई देती है। अब एक बहुत ही अहम केस जो आज हम सामने लेकर आ रहे हैं वो कुछ इसी से मुताल्लिक है। अदविया साज कंपनी में मालूम होता है कि करीब 55 के करीब कोई ऐसे अफराद है जिनका के ताल्लुक जो है असेंबली से है। अब हम ये भी देखते हैं कि 2 माह के अंदर ही अद्वियात की कीमतों में जिस तरह का इजाफा होता है, बताने को 25%, लेकिन अगर असलन देखा जाए तो 125% के करीब ये इजाफा है जो कि कर दिया गया है। अब ये इजाफा क्यों हो रहा है, जाहिर सी बात है, बात सामने आ रही है। जाली अद्वियात हो चाहे अद्वियात में इजाफा हो, इससे जो मुंसलिक शख्सियात हैं शायद उनका असर रसूख, उनका दबाव, उनका रियासत के अमूर में होना मौजूद और उसके बाद इन्फ्लुएंस करना यहाँ पर जो है वो कितना एक नज़र आ रहा है। आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और बहुत से होशबा इंकशाफात आज के प्रोग्राम में अदविया साज कंपनी के हवाले से किए जाएंगे। मॉडल टाउन में लगता है कि इस दफ़ा मामला निशस्तन बखास्तन से आगे ही होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर होता दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ साहब भी नाना करते पेश हो गए उस JIT के सामने, जिसके सामने पेश होने को राना सनाउल्लाह भी तैयार ना थे, और अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब से जो सवाल जवाब होंगे वो जेल की कोठरी में ही होंगे। तो फिर क्या होता दिखाई दे रहा है, इस मामले को भी हम आज के प्रोग्राम में ज़ेरे बहस लाएंगे। फिर बात करेंगे 20 मार्च की तारीख जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सब के लिए कितनी एक अहमियत के हामिल है। पहली बार इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसमें अब ये समाज जो है बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। रेफरेंसेस कितने एक दायर होंगे, 6 से 8 के करीब कहा जा रहा है, और जिसके ऊपर फिर पेशरफ्त होगी बाकायदा। अबूरी ज़मानत ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो गई है बल्कि, उसके बाद गिरफ्तारी के जो इम्कानात है उसके कितने एक इम्कानात है, इस पर भी बात करेंगे। साथ हम ये भी देखते हैं कि बिलावल का जो जारहाना अंदाज़ है, इससे पहले हमने देखा सिंध असेंबली प्रेस टॉक, उसके बाद हमने अब सुना कि कोई ट्रेन मार्च की भी बातें हो रही हैं, कुछ सिंध कार्ड की भी बातें की जा रही है। खुर्शीद शाह साहब भी कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ और भुट्टो के साथ पंजाब ने क्या किया, तो क्या अब वो सिंध कार्ड को आजमाना चाह रहे हैं, तो क्या सिंध कार्ड को आजमाएंगे कि नहीं, ये एक सवाल है, और आजमाएंगे तो कितना ही कि फ़ायदेमंद भी साबित हो पाएगा कि नहीं, ये भी आज गुफ्तगू करेंगे। और सबसे आखिर में बात करेंगे फाटा की। जी हाँ, फाटा खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद जैसा इमरान खान साहब ने कहा कि 3% जो NSC अवार्ड में से तमाम सूबे जो है वो रखे यहाँ पर इस्लाहात के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम है जो होने वाला है, बहुत सी तबाहियाँ जो यहाँ पर हुई हैं, बहुत कुछ जो नए निज़ाम को इंट्रोड्यूस यहाँ पर कराना है उसके लिए ज़रूरत है। KP और पंजाब में तो शायद ये हो जाएगा, बलूचिस्तान और सिंध का इस पर क्या रिएक्शन होगा, कितना एक अमल जो है यहाँ पर तरक्याती कामों के हवाले से हो सका है अब तक, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, इन सब पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ पहले सेगमेंट में जो हमारे, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराती चलूँ, मैं मेरे साथ स्टूडियोज़ में राना अजीम सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है, जाहिद सईद चेयरमैन PPMA हमारे साथ मौजूद है, और सदाकत अली अब्बासी तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। ज़रा मौजू को थोड़ा समझने के लिए राना अजीम साहब मैं आपकी तरफ पहले आती हूँ, और मैंने जैसा कि अभी इब्तिदाई में भी कहा कि क्या मामलात हैं अदविया साज कंपनियों के, और अब एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया लाइफ सेविंग ड्रग्स तक जो है, आप वो छोड़ दीजिए, पैनाडोल पैरासिटामोल के अंदर भी आप देख रहे हैं कि कितना कितना इजाफा कर दिया गया। क्या मजदूरी बहुत ज़्यादा हो गई है, टैक्स बहुत लग गया है, और अगर लग भी गया है तो क्या इतनी इस शरह के साथ बढ़ना चाहिए था जो इन्होंने बढ़ाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए था। ये हुआ ऐसा है कि ताकतवर और कानून नाफज करने वाले पार्लियामेंटेरियन के अंदर बैठे वज़रा, ये दोनों एक साथ हो गए, और इससे में अगर इनके दरमियान में जो है वो अवाम है, वो अवाम जो पिस रही है इसमें। देखें, इन्होंने हुकूमत में आते ही तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कुछ अरसे बाद कि मजबूरी है 25% मेडिसिन की कीमतों में इजाफा किया गया। उसके बाद देखने में आया कि इजाफा 25% नहीं बल्कि 125% किया गया। हमने इस पर स्टोरी काम शुरू किया तो पता चला कि 55, मैं नाम लेने के लिए तैयार हूँ, 55 अरकान असम्बली, मुख्तलिफ सियासी जमातों से तल्लक रखने वाले, सिर्फ लाहौर शहर से तल्लक रखने वाले 2 साबिक वजीर, 2 MPA, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो मौजूदा है, पिंडी से तल्लक रखने वाला एक साबिका MNA, PTI से क्या तनासुब है? दोनों की तरफ है, मैं कह रहा हूँ तीन सब तरफ है। मैं इन लोगों ने बाकायदा अपनी अद्वियात की कंपनियां बना रखी हैं, फैक्ट्रियां बना रखी हैं, अस्पताल बना रखे हैं, किसी के बेटे के नाम पे है, किसी के भाई के नाम पे है,
और तो और इन लोगों ने क्या किया कि जब देखा कि अब मेडिसिन की कीमत बढ़ी है, और ये तमाम वो लोग हैं जिनकी मेडिसिन पाकिस्तान में तैयार होती है, रॉ मटेरियल भी यहाँ पे आता है या भारत से आता है, सस्ता रॉ मटेरियल है, जैसे हम कहते हैं तीसरी कैटेगरी का रॉ मटेरियल वो होता है। उसके बाद ये पार्लियामेंटेरियन तो हो गए, 3 साहब हेल्थ सेक्रेटरी, 7 साहब हेल्थ सेक्रेटरी, 41 साहब का MS, 6 साहब का DG हेल्थ। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा अपनी फैक्ट्रियां बना रखी हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो बाकायदा रिकॉर्ड में मौजूद हैं। अब इन फैक्ट्रियों में क्या होना शुरू हुआ, मेडिसिन की कीमत बढ़ी, क्योंकि मैं सदाकत अब्बासी साहब बैठे हैं, ये जवाब देंगे, तो मैं इनसे ये भी दरखास्त करूंगा जब ये मैं बोलूं तो उसके बाद अपने जवाब में ये भी बता दीजिएगा कि क्या आपने कितने एक्शन किए, कितनी कंपनियां सील की, कितने मेडिकल स्टोर बंद करवाए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखें, एक मेडिसिन डोफास्टोन 527 रुपए कीमत उसकी 828 रुपए में मिल रही है इस वक्त। उसके बाद ट्राइफोर्ज 186 रुपए 485 में मिल रही है। जो 347 की थी ट्रांसमिशन वो 403 की मिल रही है। एक मिनरल फ्लोट 80 रुपए की थी 480 की मिल रही है। ये मेरे पास मुकम्मल लिस्ट मौजूद है, मैं 122 मेडिसिन की लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैं बताने के लिए तैयार हूं। अब मुझे बताएं, ये कहेंगे कि लोगों ने खुद ब खुद इजाफा किया, अगर खुद ब खुद इजाफा किया तो वो अद्वियात बनाने वाली कंपनियां अब तक सील क्यों नहीं हुई, वो मेडिकल स्टोर अब तक सील क्यों नहीं हुए? क्या हुकूमत सो रही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे ना? बिल्कुल चले गए थे। हाँ। क्या हुकूमत सो रही है? क्या हुकूमत के हाथ इतने कमजोर है कि ये माफिया इतना ताकतवर है? अच्छा, एक बात का जवाब दीजिएगा, फिर मैं जाऊंगी सदाकत अली अब्बासी साहब की जानिब और जाहिद सईद की तरफ कि ये जो अद्विया साज कंपनी है ये क्या करते हैं कि ये फिर धमकियां भी देते हैं, कहते हैं हम बंद कर देंगे दवाइयां, ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं, तो फिर ये तो डॉन बने हुए हैं ना, ये यानी कि ये क्या, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है इनको बंद कर देंगे, तो फिर हम इनकी बातों में आकर हम ये करें? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इनसे डर गई है? बिल्कुल डर गई है। अच्छा, डर गई है, मिल गई है। अगर वो कहते हैं हमने अपनी कंपनी बंद करनी है तो करें ना, 2 दिन के लिए बंद करवाएं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में फेंके। एक शख्स भी अगर मरता है उनकी दवाई ना मिलने से तो फिर उसका कत्ल जो है उसका मुकदमा उन पे होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि जब ये आपस में मिल जाते हैं, जब एक दूसरे के मफादात इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर कोई किसी को नहीं पकड़ता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है मियो हॉस्पिटल। आज से 8 रोज पहले एक मारूफ सियासी शख्सियत की फार्मेसी वहां पर खत्म हो गई अदालत के हुक्म से, लेकिन आज के दिन तक वहां काम क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि ना वजीर, ना मशीर, ना कोई और वहां पे जाने की जुर्रत नहीं करता, इसलिए कि वह हुकूमत में बैठा एक अहम शख्स है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे चले जाएं, आप मुख्तलिफ अदारों में चले जाएं, आप जाके देख लें। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैंने तो सदाकत अब्बासी साहब से कहा, क्योंकि हमने तहरीक इंसाफ की बड़ी फाइट लड़ी है। अच्छा, हमें ज्यादा अफसोस होता है। मैं तो सवाल कर रहा हूं कि ये मैंने मेडिसिन की कीमतें बता दी हैं, और भी जो पूछते बता दें, मुझे एक फैक्ट्री बता दें। अब्बासी साहब की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले आप जरा सुन लें, जाहिद सईद साहब भी कुछ कहेंगे इसके ऊपर जरूर। जाहिद सईद साहब, क्या वजह है, क्यों इतनी उजारादारी है और क्या वजह है, मतलब कीमतें इतनी बढ़ानी? अगर आप कहते हैं कंपैरिजन हम साथ वाले मुमालिक से करें तो भारत भी साथ मौजूद है। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि जिस किस्म के इल्जामात की बौछार ये लोग करते हैं जो टेक्निकल नहीं है, और सिर्फ सियासी और पॉपुलरिस्ट नारे लगाना जो है ये हल नहीं है मसले का। अच्छा। मसला ये है कि ये एक साइंस है, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। ये कह देना कि इतने MNA और इतने MPA और इस तरह की बातें कर देना, मैं माजरत चाहता हूं बहुत, लेकिन ये तल्ख बात है। लेकिन जितनी हमें साइंस समझाइएगा थोड़ा, जाहिद सईद साहब हमें साइंस जरा समझाएं, किस तनासब में क्या टैक्स बढ़ गया, क्या मजदूरी बढ़ गई, क्या और रेगुलेशंस लग गई? जी मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बात करने का मौका दें। अगर आपने बात करने का मौका नहीं दिया तो आप और आधे घंटे इल्जामात लगा लें। अरे भाई आप बोलिए ना, हम आपको सुनना चाह रहे हैं, बताइए। जी तकरीबन 2013 से हमारे मुकदमात हाई कोर्ट्स में जेर इल्तिवा थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया और सारे मुकदमात को एक जगह इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि ये क्योंकि तवातुर से 5 साल से पेंडिंग है सारा और मसला हल नहीं हो रहा है, इसलिए हम आपको सुनना चाहते हैं। उसके बाद 2 चीजें हुई। एक तो तकरीबन जो 80,000 रजिस्टर्ड दवाएं हैं उसमें से तकरीबन 898 दवाएं ऐसी थी जो कि लेगेसी प्रोडक्ट्स हैं, पुरानी प्रोडक्ट्स हैं, और उनकी प्राइस भी 30-30, 40-40 साल पहले जब मुकर्रर हुई थी तो वो बिल्कुल टकों में और पैसों में थी। अब क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स हैं और एसेंशियल ड्रग लिस्ट का हिस्सा हैं, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि मैं अब आपके सामने थायरॉक्सिन का नाम लूं कि 30 पैसे की गोली मिले, ये पॉसिबल नहीं है।
अब 30 पैसे की वो गोली है, लेकिन क्योंकि उसका पैक 100 रुपए का है, इसलिए वो 100 टैबलेट्स का, इसलिए वो 30 रुपए का है। अब अगर आप आज के हिसाब से लगाएं 15% उसके ऊपर आप एमआरपी पे डिस्काउंट दे दें रिटेलर को, 10% आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे दें, तो आप समझते हैं कि 22 पैसे की कोई गोली पाकिस्तान में या दुनिया के किसी समय बन सकती है? हमने तो जो प्राइस पॉलिसी 2018 की है उसमें ये एग्री किया ना उसूली तौर पर कि बांग्लादेश और भारत से किसी दवाई की कीमत पाकिस्तान में ज्यादा होगी तो हम उसको उसके बराबर कर देंगे। उसके बराबर तो दें आप हमें। चलिए मैं इस तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कमेंट करूंगी, लेकिन ये बताइए ना जरा मटेरियल आने चाहिए। ऐसा मुझे ये बताएं कि भारत में जो रुपए की कीमत है वो पाकिस्तान में क्या है, रुपए की वैल्यू जो है वो क्या है? आपने भारत और बांग्लादेश की बात की है, अपनी करेंसी की बात भी करें। आप कह रहे हैं अगर 2018 से पहले कीमतें सस्ती थी 2013 के हिसाब से बात कर रहे हैं, आम आदमी जो का क्या कसूर है हम वही मांग रहे हैं उसकी। कि ये जो 247 की जो दवाई है वो एकदम से 586 पे चली जाती है। आपकी दवाइयां कुछ ऐसा की जैसे डिस्प्रीन और पैरासिटामोल, उसमें भी 7 से 8 रुपए इजाफा जो हो जाता है। इतना इजाफा और एकदम से इजाफा, कोई कुछ साल तो गुजरते, 2 माह नहीं गुजरे, यके बाद दीगरे आपने इतनी आम दवाइयां और आम जरूरत की दवाइयों की कीमत इस कदर बढ़ गई है। क्या इसमें हुकूमत का कसूर है? हम इस पे क्या कहें? अगर 100 रुपए का डॉलर 140 रुपए का हो जाएगा तो ये जो फर्क आएगा 40% का, ये कहां जाएगा? ये बताइए। जो ये जवाब जो है ना, ये हमें हर जगह से सुनने को मिलता है। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये देखें ना आपकी हुकूमत ने आकर क्या किया। आपने 140 पे डॉलर पहुंचा दिया। अब जो हमें मिलता है वो यही कहता है कि जी जब यहाँ पे, और मजे की बात यह कि तनख्वाहें नहीं बढ़ती, तनख्वाहें वहीं की वहीं है और हमारी सारी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। अब आप जवाब दें। वो कहते हैं जी 140 पे डॉलर पहुंच गया, हम बिल्कुल बजाएं। महरीन बहुत शुक्रिया। महरीन बात इस तरह है कि ये जो कह रहे हैं ये भी सही कह रहे हैं। पहले तो जो हमारे साफी राना अजीम साहब ने बात की वो ठीक है कि अगर दवाइयाँ महंगी हुई हैं और ये बड़ी मुश्किल बात है, और ज़ाहिर है दवाई हर बंदे ने लेनी है और अक्सर जो है वो उसमें गरीब लोग भी होते हैं। लेकिन ये जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी कोई इतने MNAs इतने MPAs मिल बैठ के तो कोई कीमतें बढ़ा देंगे, ऐसा आजकल के दौर में मुमकिन नहीं है शायद, कि वो जितने लोग बैठे हैं वो सारे बेज़मीर हैं और वो कोई अगर चंद फैक्ट्रीज वाले हैं तो कोई MNA कोई MPA कोई ना कोई कारोबार करता है। किसी की दवाई की फैक्ट्री है, किसी की आटे की मिल है, किसी की दाल की कोई मिल है, तो ये तो कोई ना कोई काम तो वो करते ही हैं। इसीलिए शायद हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून भी लेके आ रहे हैं कि कोई भी कानून जो लेजिस्लेटर है वो अगर कोई कारोबार करता है तो वो उसमें से अनड्यू फायदा ना उठा सके। लेकिन इस तरह नहीं है कि वो अंधेर नगरी है, मुल्क में आपके बात खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको अपनी बेटी, अपना बेटा, अपनी बीवी, हर एक के एहसास शो करना पड़ते हैं। अब आपका जो टैक्स रिटर्न है, जरा मैं अगर पूरी बात कर लूं, मुझे मौका दें प्लीज। तो कहने की बात यह है कि एक तो ये चीज अब उस तरह की नहीं है कि जैसे अंधेर नगरी हो। दूसरी सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि डॉलर की जो डेप्रिसिएशन हुई, कोई 15-20% पिछली हुकूमत में हुई और बाकी हमारी हुकूमत में हुई। उसकी वजह से जितना इंपोर्ट था रॉ मटेरियल या जितनी दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही थी वो सारी महंगी हुई। और वो हम मानते हैं कि इस दौर में महंगाई आई है, लेकिन महंगाई की वजह यह है कि आपके खसारे हैं। आपका करंट अकाउंट का खसारा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी तो $2.5 अरब डॉलर का था मंथली ईयरली, और अभी जो हुकूमत गई है तो ये $19 अरब का है। तो उसकी वजह से एक बात का जवाब दे दीजिए, कता कलामी एक बात का जवाब दे दीजिए ना। जो फलाही रियासत होती है जहां रियासत मदीना के कोई खदोखाल नजर आने चाहिए तो वो सब्सिडाइज्ड रेट भी देती है ना इस तरह की गरीब आवाम को, तो कोई वही दे देते, कुछ उसी को इधर यहाँ पे अप्लाई कर देते। मेरीन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हम उस पर लगे हुए हैं कि हम हर एक इंडिविजुअल को, जो अगर खुदा न खासा कोई बीमारी होती है और वो गरीब है, उसको 7,20,000 रुपए तक की सब्सिडी देने लगे और वो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस देने लगे। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि दवाइयों को भी सब्सिडी दें, लेकिन वो जो सब्सिडी दी जाती है ना दवाई पे, उसमें अमीर और गरीब पे बराबर आ जाती है। इसलिए हम कोई सब्सिडी देंगे वो ऐसी होगी कि जो सिर्फ गरीब पे लागू हो।
वरना दवाइयां अगर कोई भी दरमियान में उसके लिए क्या करेंगे, जो ना हेल्थ कार्ड अवेल कर सकेगा और जो अपना भरम रखेगा और उसके बाद पे वो ये दवाइयां भी लेगा। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें, आपकी बात बजाय भाई की बात बजाय कि डॉलर महंगा हो गया, आपने डॉलर महंगा होने के बावजूद 25% आपने कहा कीमतें बढ़ा दी, लेकिन जिन्होंने 25 की बजाय 125% बढ़ा दिया उनके लिए क्या हुक्म है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसका बिल्कुल हमारे यहाँ ड्रग मेहरबानी होगी जरा ड्रग आप एक मिनट से जुमला बोलूं, हमारे यहाँ जितने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, अगर कोई ऐसी बात आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं तो जरूर उसका नोटिस होना चाहिए। हम किसी भी इंडिविजुअल को या किसी इदारे को डिफेंड नहीं करेंगे। अगर कहीं है तो ये ड्रग जो ये बिजनेस है, ये जगह जगह पे इस पे एसओपीज है और रेगुलेशन है और अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि जो आप बात कर रहे हैं ये इग्नोर जाएगी। आज आपके प्रोग्राम के बाद इस पे नोटिस लिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, दैट्स वेरी गुड कि नोटिस लिया जाना चाहिए। जाहिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आगा साहब जो बात फरमा रहे हैं ये कंफ्यूजन इसलिए है। अव्वल बात तो ये कि हुकूमत ने 25% इजाफा अलाउ नहीं किया, 9% कुछ अद्वियात पर और कुछ पर 15% अलाउ किया है, 25 किसी पे भी अलाउ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि ये जो एसआरओ निकला, ये निकला 10 जनवरी 2019 को। 31 दिसंबर 2018 को इससे पेशतर 10 दिन पेशतर एक और एसआरओ निकला था जो सिर्फ 898 उन ड्रग्स के मुतालिक है जो पुरानी दवाएं हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको, एम्पिसिलिन एक बेसिक एंटीबायोटिक है, वो 3 रुपए का कैप्सूल है। अगर आप उसको 5 रुपए का नहीं करेंगे वो किसी कीमत पर भी अवेलेबल नहीं हो सकता, और वो WHO की असेंशियल लिस्ट में भी है। अगर आप उसको अवेलेबल नहीं करेंगे 5 रुपए में, तो उसके बजाय लोग 3rd जनरेशन का 40 रुपए का कैप्सूल खाने पर मजबूर होंगे। बेहतर यह है कि उसकी कीमत 5 कर दी जाए। ये वो 898 ड्रग्स आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद थे। वजूहात आप जो भी बताएं, लेकिन जाहिर अगर मुनाफे पर अपना आप भी थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा मुनाफा अगर कम कमा लिया जाए तो फिर शायद आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो जाए। हुकूमत के पास भी बहुत सी और जिम्मेदारियां हैं अदा करने के लिए। ज़रूरत इस बात की भी है कि देखा जाए कि ये अद्वियात जो हैं इनका क्या म्यार क्या है, ये आ कैसे रही हैं, दरामदाद जो इस कदर बढ़ गई हैं इस मामले में वो क्यों इतनी बढ़ गई हैं, ये सब जो है इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं कि कीमत जो है वो कहाँ पहुँच गई है, यानी कि जो असल मामला है वो तो एड्रेस होता नहीं है। आवाम के लिए एक के बाद दूसरी परेशानी जो है वो आ जाती है। राना साहब, ज़रा मॉल टाउन की JIT की तरफ भी आ जाते, मुख्तसरन अगर जवाब दे सके, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब भी नाना करते पेश हो गए, राना सनाउल्लाह पहले पेश हो गए थे, नवाज शरीफ साहब के लिए वो जेल जाके सवाल जवाब करेंगे। मामलात ऐसा लग रहा है कि अब बड़ी तेजी से आगे बढ़े और लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब कहीं और फंसे ना फंसे, यहाँ पर बुरे फंस जाएंगे। ये बात बिल्कुल बजाय किसी और जगह भी फंसेंगे, यहाँ पे भी फंसेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो उन्होंने सवालात पूछे उसमें शहबाज शरीफ साहब उन्हें मुतमिन नहीं कर सके। पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब ये गैर आईनी है, गैर कानूनी JIT है। उन्होंने कहा चलें आप इसको मानते हैं नहीं मानते। उसके बाद सवालात किए गए जो हमारे ज़राए ने हमें बताया, उसमें पूछा गया कि जनाब आप तो फौरी एक्शन लेते हैं, वज़ीर आला थे, आपके घर के इतनी फासले बाद इतना कुछ होता रहा, तो इतनी देर तक होता रहा, और टेलीफोन कॉल्स, वायरलेस कॉल्स जो चली, 1122 की कॉल्स जो चली, जितने पेशेंट हॉस्पिटल्स में गए, फिर इनके एक सेक्रेटरी जो पाकिस्तान से बाहर है उनका एक बयान जो है वो क्या गया, कितने बज कितने मिनट पर आपको इतला दी गई, तो आप कहते हैं आपके नोटिस में नहीं, ये फिर किस तरह हो गया? तो उस पर वो खामोश रहे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा गया कि आपने एक DCO, एक आपने IG जो है फौरी तौर पर तब्दील किया, वो क्यों तब्दील किया गया, इतनी जरूरत क्या पड़ गई थी, अभी उसकी इतनी रिटायरमेंट में इतना वक्त मौजूद था, ये सवाल पूछे गए। फिर ये कहा गया कि 2 रोज पहले एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के हवाले से बताया कि जब तजावजात तो पूरे पाकिस्तान लाहौर में थी, पूरे दीगर शहरों में भी थी, उस तजावजात को हटाने के लिए इतनी ज्यादा पुलिस जो है वो अरेंज क्यों की गई, उसका बस जवाब नहीं दे सकते। बॉडी लैंग्वेज कैसी थी आज शहबाज शरीफ साहब की? आज शहबाज शरीफ आप देखें बॉडी लैंग्वेज, अगर आपको स्क्रीन पे देखें, बड़े मायूस थे वो शहबाज शरीफ जो बिल्कुल इस तरह चलते हैं, और वो शहबाज शरीफ जो मुक्का बनाते थे, आज शहबाज शरीफ मायूस भी थे, परेशान भी थे। इसलिए कि अगर इस केस में वाकई इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है, और मेरी इतला के मुताबिक 2 इसमें वादा माफ गवाह भी बड़ी अहम शख्सियात हैं, तो अगर वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं और ये बता दिया जाता है हकीकत जो है, तो फिर शहबाज शरीफ का मुझे इस केस में बचते हुए शहबाज शरीफ नजर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है।
वेलकम बैक नाज़रीन। 20 मार्च की तारीख हमने आगाज़ में भी कहा बहुत ही अहम है। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत जो है वो बाकायदा तौर पर जब शुरू होगी तो कौन से वो रेफरेंसेस हैं जिनका पलड़ा जो है बहुत भारी रहेगा, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, उनकी क़यादत के लिए, मरकज़ी क़यादत के लिए, और उसके अलावा जो अबूरी ज़मानत खारिज होने के बाद अब गिरफ्तारी के कितने इम्कान हैं। कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, बैरिस्टर मसरूर माहिर कानून और साबिर बलोच रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है। कामरान, आपकी तरफ आते हैं, ज़रा हमें बताइएगा इस वक्त मामला जो है कितने गर्म हैं और ये जो आने वाला वक्त है ये कितना एक मुश्किल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए? जी मेरीन, हमने गुज़िश्ता हफ्ते जो प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, अपने नाज़रीन को हमने यही बताया था कि ये एहतसाब रेफरेंस जो हैं ये तैयार हैं और 22 तारीख से पहले इब्तदाई तौर पर 7 रेफरेंस जो हैं वो दायर हो जाएंगे, जिनमें से एक पहला रेफरेंस जो है वो आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद आ गया था, वो दायर किया गया था, लेकिन उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोई एतराज़ात लगा कर उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, कुछ खामियाँ थीं जो कि उनको पूरा करना था, वो वापस किया, तो वो कल दोबारा दायर हो जाएगा। और मेरीन, ये भी आपको याद होगा कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ही, गुज़िश्ता हफ्ते जो प्रोग्राम हुआ था, हमने ये कहा था कि कॉल अप नोटिसेस नैब की जानिब से तैयार हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल और दीगर को बुलाया जाएगा। और आपने फिर देखा कि 2 दिन बाद ही वो नोटिसेस जारी हुए और 20 तारीख के लिए वज़ीर आला जो है वो भी हिट लिस्ट पर है, को बुला लिया गया नैब की जानिब से। अभी जी बिल्कुल, वो भी पाइपलाइन में है, वो भी पाइपलाइन में है। नैब ने अभी मजीद तलबियाँ हैं और ये जो रेफरेंसेस हैं, अभी आज सिर्फ पहला रेफरेंस जो है वो मंजर आम पर आया, जबकि ये इब्तदाई तौर पर हमें बताया जा रहा है कि इन रेफरेंसेस की बहुत बड़ी तादाद है। इब्तदाई मरहले में 7 रेफरेंसेस दायर होने हैं और उसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि इसकी वजह क्या है अलग-अलग रेफरेंसेस की, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्यूज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये तो सिर्फ हम पार्टी क़यादत की बात कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो हैं, फरियाल तालपुर हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, हुसैन लवाई, अनवर मजीद और मलिक रियाज़ का नाम आ रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत से सिंध गवर्नमेंट के साबिक अहलकार, इसके अलावा ओमनी ग्रुप, जरदारी ग्रुप, इसके अलावा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बैंक के सरबराहान हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ ऑफेंसेस में हैं। अब ज़रा ऑफेंसेस की तफसील जो है ना वो एक सुन लीजिए कि इसमें बुनियादी तौर पर तो करप्ट प्रैक्टिस का इल्ज़ाम है इनके ऊपर, लेकिन इनको अलग-अलग ऑफेंसेस में इस तरीके से कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनेगा, इनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग का भी केस बनेगा, इनके ऊपर टैक्स एवेजन का भी केस बनेगा, इनके ऊपर मिस यूज़ ऑफ पावर का भी केस है, इनके ऊपर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, आदाद शुमार और अपने हकाइक और जायदादें छुपाने का भी है, बैरून मुल्क जायदादें रखने का केस है। बैरिस्टर मसरूर साहब, इस तरह का बेनिफिट जो है आपको इस केस में कोई मिलता हुआ दिखाई देता है? आज पहला ही जो रेफरेंस दायर किया गया वही रजिस्ट्रार ने तनकीद के साथ वापस कर दिया, 3000 सफ़ात जो है वो भी बीच में नहीं मौजूद हैं। अब इस तरह की बातें हो रही है, तो कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई मुल्जिम को फ़ायदा देने के लिए रेफरेंस में कोई कानूनी कमज़ोरियां या कुछ इस तरह की कोताहियां आपको नज़र आती हैं? देखिए, अगर आप तारीख का मुतालिया करें तो पहले भी जरदारी साहब के ऊपर जो नैब के रेफरेंसेस थे वो ख़त्म ही इस बुनियाद पर हुए थे, उनको बरी किया गया था कि जो ओरिजिनल रिकॉर्ड था वो नैब की कस्टडी से गायब कर दिया गया था। और नेचुरली कानून बड़ा वाज़ेह है, कानून शहादत के फोटोकॉपीज़ के बेस के ऊपर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। सही। अब ये जो आज वाक़या हुआ है ये वैसे बड़ा रूटीन का केस होता है। नैब आम केस में भी जिसमें कोई बड़ा शख्स इन्वॉल्व न भी हो अपना रेफरेंस दायर करता है, वो उसकी हो सकता है कि इंडेक्स में कोई मसला हो, पेजों की कागज़ों की लगी तरतीब का कोई मसला हो, तो ये तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है कि इस पर कमेंट किया जाए कि आया कोई नैब ने लूप होल छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया। वो जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो नैब के रेफरेंस का हिस्सा होते हैं उसका अगर मुतालिया किया जाए और उसके साथ उसकी सपोर्ट में वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं जिससे नैब का केस मजबूत होता है, उससे नेचुरली नैब के केस की वक़्त पता चलेगी और स्ट्रेंथ पता चलेगी। और ये चूंकि बहुत ज़्यादा केसेस आने हैं, ये मुख्तलिफ रेफरेंस हर इस एक बड़े स्कैंडल के मुख्तलिफ जावियों को कवर करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पर हम नैब को मुर्द इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि कोई ऐसी कोशिश की जा रही है जिससे मुल्ज़िमों को फ़ायदा हो। अच्छा ठीक। अच्छा ये भी बताएं कि क्या फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा है? आपको लग रहा है, क्योंकि 16 के करीब रेफरेंसेस थे तकरीबन जो कि दायर होने थे, अभी तक 6 से 8 रेफरेंसेस जो हैं वो तैयार दिखाई देते हैं, तो आप समझते हैं कि ये काम जो है वो अपनी रफ्तार के मुताबिक सही है?
देखिए ये जो टाइमलाइन दे दी जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के केस में भी टाइमलाइन दे दी थी और अभी भी एक टाइमलाइन दी गई है जो कि एक्सीड भी कर गई है। बात यह है कि ये बेसिकली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नैब को खुला फ्री हैंड नहीं देंगे कि वो अपने टाइम कैसे, ये वाइट कॉलर क्राइम है, ये कोई आम 302 या कोई चोरी का केस नहीं है जिसमें 3 बंदों को आपने पकड़ा, 3 दिन का रिमांड लिया और केस क्लियर हो गया। टाइमलाइन ना दे तो फिर सालों पे बात चली जाती है ना मसरूर साहब। इसमें नहीं, एक रीजनेबल टाइम, इसमें एक रीजनेबल टाइम जरूर दिया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत आप कम टाइम देंगे उससे होगा क्या कि अल्टीमेटली फायदा जो है वो मुल्जिम को होता है। क्योंकि जीआईटी की रिपोर्ट, जिस तरह नवाज शरीफ के केस में भी हमने देखा कि जीआईटी ने तो अपनी फाइंडिंग की, नैब के पास इतना ही टाइम नहीं था कि उन जीआईटी की रिपोर्ट को कंपाइल करके फोटोकॉपी करके नैब का रेफरेंस ही बना ले। अगर नैब को अपने तौर पर भी इन्वेस्टिगेशन करने का थोड़ा टाइम दे दे तो इसमें जो लूप होल, जो कमी खामी जीआईटी ने दे दी है, नैब अपने तरीकेकार से उसको फिल करेगी। और दूसरा, जो कोर्ट में आईओ प्रोड्यूस होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो नैब का होगा, जिम्मेदारी प्रूव करने की नैब की है, तो इसलिए ज्यादा मुनासिब है कि नैब को टाइम दिया जाए। ठीक हो गया। साबिर बलोच साहब, जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो थोड़े सारे एग्रेसिव जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हमने पीछे देखा कि जब पहले ऑर्डर आया था तो उन्होंने कहा कि कहा कुछ गया था, जो रिटन फैसला आया वो कुछ और आया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आपको मतलब इस तरह से आप दोबारा से फैसला पढ़ लें, क्योंकि ये भी कहा जाने लगा कि बिलावल चाहते हैं कि उन्हें इस्तिस्ना मिल जाए, तो इस्तिस्ना तो किसी को भी नहीं मिल सकता, ट्रायल से तो गुजरना पड़ेगा हर एक को। फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्या बात की अभी गुज़िश्ता दिनों, फिर प्रेस टॉक जो की है उसमें उन्होंने रियासती इदारों को किसी को भी नहीं छोड़ा, क्या वो ISI हो, क्या वो सुप्रीम कोर्ट हो। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वो जेल भरो तहरीक की बात करते हैं, फिर आज उन्होंने ट्रेन मार्च की बात कर दी। तो क्या आप लोग, फिर खुर्शीद शाह साहब को सुने तो सिंध कार्ड का वो पूरा नजर आता है, एक विजन उनका कि भुट्टो के साथ क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, पंजाब ने क्या किया। तो क्या स्ट्रैटेजी आप लोग डिवाइस कर रहे हैं इस वक्त, और क्या पैगाम क्या दे रहे हैं बिलावल भुट्टो, किस तरह से ट्रेन मार्च करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे? देखो मेरीन, आप क्या समझते हैं कि यानी कि जो कहा जा रहा है या पीपल्स पार्टी की क़यादत जो कह रही है, या हम जो कह रहे हैं, या हमारे जो खदशात हैं, या हमारी जो रिजर्वेशंस हैं, और हम जो कह रहे हैं वो क्या सब गलत हैं? क्या ऐसा नहीं हुआ है? माजी में इस तरह नहीं किया गया, जुल्म नहीं हुआ, ज्यादतियाँ नहीं हुई, जेलों में डाला नहीं गया, 12-12 साल जेलों में डाला नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कि जी के बिलावल साहब के का नाम डिलीट किया जाए, क्या वो डिलीट कर दिया गया? उसको कहा गया कि जी के यानी उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। बाकायदा यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि भी कि उसने तो यानी उसकी तारीफ की कि वो जवान आदमी है, वो अपनी माँ की लेगेसी को लेके आगे चल रहा है और उसको तंग न किया जाए, उसको इन तमाम चीज़ों में न लाया जाए। तो क्या ये सब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं? आपको इंसाफ नजर आ रहा है? आप समझ रहे हैं कि वाकई पीपल्स पार्टी की रियासत के साथ जो है ना वो लेकिन आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा ना कि दोबारा पढ़ लें, हमने तो ये कहा है कि अगर मजीद कुछ उनके खिलाफ निकलता है तो फिर तो जिसके खिलाफ भी निकलेगा कार्रवाई की जाएगी। मुनासिब बात नहीं थी? देखो वो तो एक बात कर दी उन्होंने कि आप यानी खोसा साहब ने खुदा न खासा ये तो नहीं कहा कि जी की जो पिछला चीफ जस्टिस था उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत कहा। नो, ऐसे कोई बात नहीं। उन्होंने भी तो उसको तो ज्यादा टाइम मिला था, उन्होंने ज्यादा वक्त को देखा था, ज्यादा वो दिया था। खोसा साहब ने तो ये कहा था कि अगर इन केस अगर उसके खिलाफ कोई चीज हो तो तब जो है ना वो अगर, लेकिन उसका मतलब ये है कि उसके खिलाफ तो कुछ नहीं है। लेकिन जब आप लोग कहते हैं कि भुट्टो के साथ क्या हुआ या बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ, तो वो तो प्योर सियासी मुकदमात थे ना साबिर साहब। ये जो मुकदमात है मनी लॉन्ड्रिंग के, फेक अकाउंट्स के, शवाहिद के साथ चीजें सामने मौजूद है ना, ये तो बिल्कुल और डिफरेंट केसेस हैं। वो सियासी मुकदमात चले मान लेते, ये तो और डिफरेंट चीजें हैं। नहीं, डिफरेंट नहीं है ना। आप इसको सियासत में ला रहे हैं, आप इसको सियासी केस बना रहे हैं। अच्छा, जिन जिन चीजों में आसिफ अली जरदारी साहब कोर्टों के जरिए यानी वो निकल गए, क्या वो कोर्ट और कोर्ट थे?
वेलकम बैक नाज़रीन। 10 साल 100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, ये मंसूबा है फाटा के इंजमाम के बाद, और इमरान खान साहब बड़े होपफुल हैं और उनका ये कहना है कि NFC अवार्ड में से हर सूबा जो वो 3% जो है वो इस मामले के लिए दे, ताकि जो इस्लाहात यहाँ पर लानी है और जितनी एक तोड़फोड़ यहाँ पर हो चुकी है, जितने एक निज़ाम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना है ताकि बेस्ट लोगों को फ़र्क पड़ सके, उन्हें फ़ायदा मिल सके। इस हवाले से इमरान खान साहब का नज़रिया तो अपनी जगह, लेकिन ये कितना एक पॉसिबल होगा, ऑन ग्राउंड्स जो है सूरत हाल क्या है। मुमताज़ बंगिश ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर टाइम महमूद शाह और अजमल वजीर मुशी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो इरादा किया गया है NFC अवार्ड्स के हवाले से, KP और पंजाब की तो समझ आती है, चले इनकी हुकूमत है, उसके बाद अगर बलूचिस्तान की बात करें और सिंध की बात करें, सिंध की तरफ से तो हमने पीछे भी रेजिस्टेंस देखी, वहाँ से कुछ ना सुनाई दी, तो कितना एक लग रहा है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? ये 100 अरब अभी तक कुछ मिला भी है इसमें से जो इस साल मिलना था? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज किया हम थोड़ी देर के लिए ये मान भी लें कि ये जो 3% जो शेयर है ये फाटा को मिलेगा, और ये जो 10 साल का जो प्रोग्राम बनाया गया है, जो मुख्तलिफ शोबों के लिए जो पैसे मुख्तस करने की जो तजावीज़ दी गई हैं, मेरा ख्याल अगर उसको देखा जाए और फिर ग्राउंड सिचुएशन देखा जाए फाटा पे, तो ये बड़ी अजीब सी वो बात लगती है। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं 433 अरब रुपए इन्होंने तजवीज़ दी है कि ये मुख्तस होंगे ये रोड्स के लिए, बहाली के कामों के लिए, तवानाई के लिए, आबी वसाइल के लिए, बल्दियाती सर्विसेज के लिए। तो ये 10 सालों के लिए 433 अरब रुपए हैं। इसका मतलब यह है कि एक साल में उसके लिए इतने नहीं बचते कि जो 7 कबायली अजला हैं उस पर खर्च हो सकें। 409 अरब रुपए जो इंसानी तरक्की के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है, उसमें ज्यादातर फोकस तालीम और सेहत पे हो। लेकिन जो असल सूरत हाल है, जो वहां पे फाटा की सूरत हाल है, वहां तो अब ये सूरत हाल है कि अक्सर जो कबायली एजेंसी, हम कोरम एजेंसी की मिसाल ले लेते हैं, पूरे जिले में सिर्फ 7 कॉलेजेस हैं और पूरे जिले में लड़कियों के 4 और बॉयज के 3 कॉलेजेस हैं। वहां पे सेंट्रल कोरम एक तहसील है, वहां पे और तो सारी चीजें छोड़ दें, वहां पे स्कूल, हॉस्पिटल, BHUs का तो नामो निशान ही नहीं है। यहाँ तक कि वहां की जो इंतजामिया है उनके दफातर तक मौजूद नहीं है। लोग अपने मसाइल हल करने के लिए लोअर कोरम आते हैं। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तहसील में उन्होंने बनानी होगी। तो ये जो 10 साल का जो मंसूबा है और जो इनके लिए 1000 अरब रखे गए हैं, मेरा ख्याल है ये इंतहाई नाकाफी हैं। सिर्फ कोरम एजेंसी की बात नहीं है, बाकी जो एजेंसियां हैं। तो मुमताज, जो वो एक मीटिंग हुई, एक इजलास हुआ, इमरान खान साहब उसमें मौजूद थे और इस्लाहात के ऊपर कोई बातचीत की गई, तो क्या डिसीजंस हुए वहां पर, क्या बातचीत हुई वहां पर? ये वहां पे बिल्कुल जो रिफॉर्म्स कमेटी है उनकी तरफ से भी तजावीज आई है, और इसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से तो काफी अच्छी तजावीज आई है। लेकिन मैं वो ग्राउंड सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड सिचुएशन की अब जो फाटा का जो निजाम चल रहा है वो बिल्कुल, वो शायद ये किसी ने हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाई ही नहीं है कि जो फाटा का निजाम चल रहा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मिसाल के तौर पे फाटा में राहदारी का निजाम था, मतलब वो अगरचे वहां पे जो टैक्स का तरीकाकार था वो तो नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल इंतजामिया जो थी वो मुख्तलिफ अशिया पे राहदारी लिया करती थी। वो अभी खत्म कर दी गई है। जाहिर है कि जो नया सिस्टम आया उसमें वो नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये जो अपना जो इनका निजाम था, इससे जो पॉलिटिकल इंतजामिया थी वो यहाँ तक कि स्कूलों और कॉलेजेस की टीचर्स का मतलब बाकायदा तौर पे वो उनकी अपॉइंटमेंट करते थे और उनको जो तनख्वाहें होती थी वो इसी फंड से जाया करते थे। ठीक है मुमताज, आप मसाइल की निशानदेही करें। ब्रिगेडियर टाइम महमूद शाह भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, साथ वो ये भी बता रहे हैं मुमताज के तजावीज़ तो दी जा रही है, इमरान खान साहब का भी एक इरादा है, वो सब अपनी जगह मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत से प्रॉब्लम्स है। एट द सेम टाइम हम अगर बात कर ले ज़रा सियासत की भी, वहाँ पर तो महमूद खान साहब को हम उधर देखते हैं, शाह फरमान है, फिर मरकज़ में हम देखते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़िम खान जो मौजूद है, जो कि पहले चीफ सेक्रेटरी थे सूबे के, यानी कि बनी गाला से जो ऑपरेट करने का एक सिस्टम था। फिर उसके बाद फाटा के मर्जर के बाद जो गवर्नर का एक रोल था वो जो कम हो गया, तो ये सब सियासत जो है वो भी यहाँ पर आपको लगता है कि सूरत हाल को इन्फ्लुएंस करेगी? काम जो है वो बेहतरी की तरफ जाने के बजाय शायद खराबी की तरफ ना चले जाए कहीं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि फौजी जुबान में हम इनको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक दफा आपने निजाम चेंज कर दिया है तो अभी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है सूबे का, तो मेरे ख्याल में उसका इंतजाम सब कुछ जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास होना चाहिए और गवर्नर का ओहदा जो है एक
प्रोटोकॉल के लिए है, या सेरेमोनियल अपॉइंटमेंट है तो वो उसी तरह रहे। यहाँ पर जो है वो डिवीजन ना हो कि ये सब्जेक्ट जो है ये गवर्नर के पास रहेंगे और ये जो है चीफ मिनिस्टर के पास, उससे सियासत शुरू हो जाती है। दूसरी जो आपने बात की है, इतने सारे फंड्स है तो वहाँ जरूरत भी है, और एक हमारे पास मॉडल है कि पैसे के जरिए एक इकोनॉमी के जरिए कैसे आप ये मर्जर को मजबूत कर सकते हैं। वो जो पुराने जो हमारे बंदोबस्ती इलाका है, ये मर्दान, स्वात, सवाबी, ये पहले ये पूरे इलाके में FCR होता था। तो अंग्रेजों ने जब मलकान में वो पहाड़ में सुराख करके रिवर स्वात को अंदर डाल दिया और वहां से नहरें निकाली, तो पूरा मर्दान सवाबी का इलाका जो है ये सैराब हो गया और वहाँ एग्रीकल्चर शुरू हो गया और एक इस तरीके से FCR खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी ये ज्यादा फंड्स, अगर ऐसे कोई मौका मिलता है कि आप मेजर जिसको कहते हैं इकोनॉमिक चेंज ला सकते हैं, तो उससे ये मर्जर जो है वो श्योरली हो जाएगा। वैसे ना हो तो इतने ज्यादा पैसे का ये भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या आप में वो कैपेसिटी है कि ये पैसे आप खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ये बहुत अहम है क्योंकि पैसा अगर मिल भी जाए तो पैसे को स्पेंड कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिगेडियर साहब, अजमल वजीर साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी, मुमताज बंगेर साहब की भी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब भी जो फरमा रहे हैं वो भी आपने सुना। क्या एक हिकअप्स इस वक्त हुकूमत को नजर आ रही है? मेजर इकोनॉमिक चेंजेस की जरूरत है, ऑन ग्राउंड्स जो है रियलिटीज बड़ी ऐसी हैं जिनको कि एड्रेस करना है और लगता है बहुत मुश्किल है। क्या हुकूमत की क्या तैयारी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में कि इतने थोड़े से टाइम में मैं इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल आपने जितना टाइम इसके लिए रखा है उसी पे मैं इक्तिफादा करके आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो मुमताज़ बंगेर साहब ने कहा, उन्होंने जो ये जो फंड्स के हवाले से किया, इसके लिए बाकायदा ये तजवीज़ों की हद तक ये सारी चीज़ें चल रही है। अभी तक इसको ये जो 1000 अरब रुपए की जो बात है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अभी तो उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया और ये पहली दफा हो रहा है कि ये जितना 100 अरब नहीं, टोटल 10 सालों के लिए तो 1000 अरब बनता है ना जी। तो ये उसके लिए पूरा मैकेनिज्म जो बनाया जा रहा है, उसके लिए स्पेशल जितने भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आज बौजावड़ में वहाँ पे हमारे एक मिनिस्टर साहब भी गए थे, वहाँ के लोगों से, अवाम से, यूथ से, मशरान से, उनसे बाकायदा हम तजवीज़ें ले रहे हैं और ये तमाम 7 डिस्ट्रिक्ट जितने भी है मर्ज डिस्ट्रिक्ट, इसमें जाया जाएगा और इस पर तजवीज़ें लिए अवाम से लिए जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनसे लिए जाएंगे कि भाई ये जो पैसा है किस किस मद में, और फिर इसको हम फाइनलाइज करेंगे। तो अभी तो ये इस उस पे चल रहा है, ये जो 10 साल का प्लान है। अभी जो सर 10 बात है उसमें मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी मोटी मोटी सी बता दूं। ये इतना आसान काम नहीं था। ये जितना फैसला हुआ था मर्ज के हवाले से, ये पिछले गवर्नमेंट ने जो चीजें, ये डिविजिबल पुर के 3% जितने पैसे, ये उसी हुकूमत ने उस वक्त जब अमेंडमेंट हो रही थी उन्होंने ये रखा हुआ था। अब वहां पे NFC में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हालांकि पहले बड़े पिछले हुकूमत में बड़े पेश थे इसके मर्ज के हवाले से। अब जब पैसों की बारी आ गई तो अभी तक वो पैसे नहीं दे रहे। सो कहने का मकसद है कि इसके अलावा अभी इमरान खान साहब ने जब बाजौड़ और मोमन के जो दौरा किया, तो मोमन डिस्ट्रिक्ट में वहां पे उन्होंने जो मीटिंग चेयर की है उसमें उन्होंने कहा कि हमने ये जो पैसे हैं अगर वो नहीं भी देते तो जो हमारे ग्रांट के सूरत में होगा, जो भी होगा, उन्होंने आज भी कोई पैसे रिलीज हो चुके हैं। आज भी फाटा के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसके जो लोगों के कंपनसेशन के हवाले से आज भी रिलीज हो चुके हैं और वो रिलीज होने वाले। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इस चीज को प्रॉपरली आगे लेकर जा रहे हैं। और दूसरी जो ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने फरमाया, ये भी एक गलत तासुर फैलाया जा रहा है कि कोई इख्तलाफ है इस हवाले से। बेसिकली इमरान खान का विजन है, हमने उसको आगे लेकर जाना है, उसमें पूरी टीम है। चीफ मिनिस्टर साहब जो है महमूद खान साहब, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जैसे वो खैबर पख्तूनख्वा के वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है।
गवर्नर साहब हमारे बिल्कुल वो इसी टीम का वो भी हिस्सा है, वो भी इमरान खान के गवर्नर है, तो हमने मिलजुल कर ये काम हम भी उम्मीद करते हैं कि सियासत की नजर ना हो, ये बेहतरीन मंसूबा और ये मंसूबा ना रहे बल्कि इसकी इंप्लीमेंटेशन हम ऑन ग्राउंड्स देखें। डेफिनेटली बहुत से हिकअप्स, बहुत से मसाइल है, लेकिन अगर इसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया, प्लानिंग जो है वो बेहतरीन हुई और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी उसके साथ साथ होती रही, तो डेफिनेटली जो प्लान हमें सुनने को मिलता है तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, होपफुली सक्सेसफुल भी हो। मुमताज़ बंगे साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह आपका और अजमल वज़ीर साहब आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।